गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम देखेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम आज। रिप्रोडक्शन सिस्टम हमने देखना है। शुरुआत करते हैं हम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन। तो हम आज पार्ट हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम टॉपिक है रिप्रोडक्शन सिस्टम। जनन तंत्र। जनन तंत्र हम पढ़ेंगे। जनन तंत्र में हम सबसे पहले जानेंगे नर जनन के बारे में, फिर उसके बाद में हम जानेंगे मादा जनन के बारे में। पहले नंबर पर है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हमने जानना है। नर जनन तंत्र, ठीक है। तो हम देखते हैं नर जनन तंत्र में हम बात करें तो नर जनन में एक तो होते हैं प्राथमिक जननांग और एक होते हैं द्वितीय जननांग। प्राथमिक जननांग की हम बात करें, प्राथमिक जननांग की हम बात करें, प्राथमिक जननांग मीन्स क्या है? जनन के अंग, जनन के अंग, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। और हम देखेंगे द्वितीय जननांग। द्वितीय जननांग, द्वितीय जननांग में हम देखेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। तो हम पहले नंबर पर प्राथमिक जननांग में हम बात करते हैं। जो प्राथमिक जननांग में हम नर में हम देखते हैं तो विषण होते हैं, और विषण है, विषण उसकी संख्या होती है 2। विषण क्या है? मानव में 2 होते हैं। टेस्टिज है वो कितने हैं? 2 है। टेस्टिज की संख्या है वो 2 होती है। संख्या कितनी है? 2। और इनसे संख्या है 2 है, इनसे निकलते हैं शुक्राणु। इनसे शुक्राणु स्रावित होते हैं। शुक्राणु मीन्स क्या है? शुक्राणु मीन्स क्या है? सप्रम। सप्रम, शुक्राणु स्त्रावित होते हैं। स्त्रावित का मतलब क्या है? एक्सक्रिएट। एक्सक्रिएट मीन्स क्या है? रिलीज। तो ठीक है, स्त्रावित होते हैं, एक्सक्रिएट होते हैं, स्त्रावित शुक्राणु, इनसे शुक्राणु स्त्रावित होते हैं।
ठीक है। और हम देखते हैं जो शुक्राणु ही जनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और हम देखते हैं जो शुक्राणु जो वृषण होते हैं, ये जब मादा बच्चे को गर्भ में रखती है, तब उसमें गर्भ से 5-6 सप्ताह के 5-6 मंथ के बाद में, 5-6 महीने के बाद में, उस समय पर ये उभरना शुरू होते हैं। और 7 महीने के बिल्कुल अंत में उदर गुहा से बाहर निकल जाते हैं। उदर गुहा का मतलब जो स्टोमक का नीचे का पार्ट है, उससे बाहर निकल जाएंगे। और उससे बाहर निकलेंगे तो उस समय पर वह जो आगे की जो क्रियाएं हैं, उसके अंदर आगे के अंग बनना शुरू होते हैं। उदर गुहा से बाहर, जो गर्भाशय के अंदर ही बच्चा रहता है, तो गर्भाशय में जब निकलते हैं वो 7वें महीने के बिल्कुल लास्ट में, या मतलब हम लास्ट में देखें या उससे फर्स्ट वीक के अंदर ही ये निकलना शुरू होते हैं। तो और 8वें महीने के फर्स्ट वीक तक यह पूर्ण रूप से निकल जाते हैं। और उसी समय के बाद है जो वृषण है, उनका आकार बढ़ना शुरू होता है। तभी उसके अंदर, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण की जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित अंग है जो मैंने बताया, द्वितीय जननांग है, वो बनना शुरू होते हैं। कई बार क्या होता है, उदर गुहा से बाहर नहीं निकल पाते, उसी वजह से उस व्यक्ति के अंदर है जो जननिक क्रियाएं हैं वह अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, तो उसके ये बोलते हैं कि भी इस व्यक्ति के अंदर है वो शुक्राणुओं का निर्माण बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो मानव का जो वृषण होते हैं, वृषण में तापमान है वो शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। उसी समय पर वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो उदर गुहा से बाहर निकलने का उद्देश्य ही इसका यह होता है, जो प्रकृति ने बना रखा है, उदर गुहा से बाहर निकलने का उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है? मेन क्या रहता है? शरीर के ताप से वृषण का ताप 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखना। ठीक है, तो तापमान कम होगा तभी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होगा, टेस्टिस के अंदर सप्रम का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक जननांग। जो द्वितीयक जननांग में हम देखते हैं, एक तो आता है शुक्रवाहिनी। कौन सी आती है? शुक्रवाहिनी। जो शुक्रवाहिनी है मुख्य रूप से जो शुक्राणुओं को लेकर जाने का काम करती है। ठीक है, तो एक होती है शुक्रवाहिनी और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि, एक है शुक्रवाहिनी, इसको सप्रम डक्ट भी बोल देते हैं। शुक्रवाहिनी को क्या बोल देते हैं? सप्रम डक्ट। इसको ये भी बोल देते हैं कि डक्टस डिफ्रमडम है। ठीक है, ये भी बोल देते हैं। और एक होता है इसमें काउपर, क्या होता है? कार्पो, उसको बोलते हैं बल्बो यूरेथर। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथर। ठीक है, बल्बो यूरेथर बोल देते हैं, बल्बो यूरेथर है। प्रोस्टेट शुक्रवाहिनी बल्बो यूरेथर है। और एक रहता है जो वृषण कोश, जिसको टेस्टिस सैक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेस्टिस सैक। मतलब जिसके अंदर, जिस कोश के अंदर टेस्टिस रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश, टेस्टिस सैक, वृषण कोश। तो इस रूप से हम देखते हैं ये द्वितीय जननांग होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, जैसे शुक्राशय होता है, शुक्राशय भी इसी का भाग है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है? द्वितीय जननांग है। और ये क्या थे? जो प्राथमिक जननांग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वरना तो प्राथमिक जननांग नहीं होगा तो द्वितीय जननांग कहां से होंगे? तो प्राथमिक जननांग, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है।
और इसको किस में रखा है, द्वितीय जननांग के क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं प्राथमिक जननांग और द्वितीय जननांग, उनके बारे में देखो। ये मादा का स्ट्रक्चर बन गया, ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमने अभी देखा है देखो ये एनएस है, जो एनएस जो लास्ट पार्ट हमने देखा था भोजन नली में, एनएस गुहा अंतिम भाग होता है हमारा एलिमेंट्री कनाल का, आहार कनाल का। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि, अभी जो हम पढ़ रहे थे प्रोस्टेट ग्रंथि द्वितीय जननांग का भाग है, हम देख रहे थे। यूरेथ्रा है, ये तो जो मूत्र जहां पर एकत्रित होता है यूरेथ्रा है। ठीक है, मूत्राशय बोल देते हैं इसको। ये तो हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे मूत्राशय के बारे में। ठीक है, ये सप्रम डक्ट है जो मैं बोल रहा था, वास डिफरेंस भी बोल देते हैं इसको, शुक्र वाहिनी भी बोल देते हैं, शुक्र वाहिनी जो शुक्राणुओं को लेकर आती है, शुक्र वाहिनी। जब ऑपरेशन करते हैं व्यक्ति का, जब बोलते हैं कि भाई वेसेक्टोमी करवा लो, वेसेक्टोमी मीन्स क्या है, इसी को काटा जाता है, इसी को काट के फिर बांध दिया जाता है, क्योंकि सप्रम लाने का काम करेगा, सप्रम लाना बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सप्रम डक्ट भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया सप्रम डक्ट या वास डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो शुक्र वाहिनी बोलते हैं जो शुक्र। ये पेनिज है, जो पेनिज जिसको सीसन बोल देते हैं, पेनिज सीसन। फिर ये है पेनिस बोन, जो पेनिस की हड्डी होती है, मुलायम हड्डी होती है, सीसन हड्डी। ये है टेस्टिज है, जिसको हम बोलते हैं विर्षण, क्या बोलते हैं, विर्षण। ठीक है, ये विर्षण कोष होता है। इसको छोड़े आप बेशक। ये ब्लैडर है, इसको भी, ये तो मुख्य रूप से हम देखते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है, और उसके जो मुख्य रूप से है, यह तो जो बल्बो यूरेथ्रा है उसकी तरह का काम करता है। इसके अंदर भी क्या होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी आगे। जो मैंने बताया था आपको, जो जनन तंत्र के अंदर दो भाग है, एक तो प्राथमिक जननांग और एक द्वितीय जननांग। प्राथमिक जननांग में हमने बात की जो प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन की बात की, तो उसमें विर्षण होता है, और द्वितीय में हमने अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से भी ये देखे। तो मैंने ये भी बताया था कि जो प्राथमिक जननांग विर्षण है जो होता है, वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं। शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं, क्योंकि उनके लिए तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे। एक बार थोड़ा सा ये आप इन ग्रंथियों के बारे में लिख सकते हो। आगे देख लेते हैं। ये था हमारा मुख्य, हमने अंग देखे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मैं आपको बता रहा था, जो क्रिप्टो और ऑर्गेटिज्म एक रोग होता है, उसके अंदर क्या होता है, उदर गुहा से विषण बाहर ही नहीं निकलते, उसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्गेटिज्म। उसको ये बोल देते हैं कि भाई उदर गुहा से बाहर नहीं निकलेंगे तो उस व्यक्ति से होने वाला रोग क्या है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। क्या वह व्यक्ति है क्या बाप बन सकता है, जनन क्रियाएं उसके अंदर नहीं हो सकती। यदि विषण है उदर गुहा से बाहर नहीं निकले तो उसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण है, जो जितनी संख्या होनी चाहिए शुक्राणुओं की उतनी संख्या नहीं बन पाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं विषण में 3 प्रकार की कोशिका होती है। कितनी प्रकार की कोशिका होती है, विषण में 3 प्रकार की कोशिका होती है। विषण में 3 प्रकार की कोशिका होती है।
तो 3 प्रकार की कोशिका है, सेल है, जो उनके अलग अलग भाग होते हैं। तो एक तो जर्म कोशिका होती है, जर्म कोशिका, जर्म सेल, जर्म कोशिका, इसको जनन कोशिका भी बोल देते हैं, जनन कोशिका। देखो नाम से ही है जनन कोशिका, तो जनन बनाने में मदद करेगी, जनन करने में मदद करेगी। तो इसका मतलब क्या है, शुक्राणुओं के निर्माण में मददगार है। ठीक है, शुक्राणुओं के निर्माण में मददगार है। ठीक है, नाम से ही पता चल गया। फिर उसके बाद में आते हैं सर्टोली। सर्टोली है, सर्टोली कोशिका, मुख्य रूप से इसका काम क्या है, जो शुक्राणु है, जो सप्रम है, इनको भी पोषण की आवश्यकता होती है, इसको भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा सप्रम का। तो स्ट्रोली को पोषण देने का जो शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करेगी, सर्टोली कोशिका करेगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, वो कौन सी है, सर्टोली कोशिका। कौन सी है, सर्टोली कोशिका। सर्टोली सेल। ठीक है, अब पोषण मिल गया कोशिकाओं को, जो शुक्राणु को पोषण मिल गया, निर्माण हो गया। फिर तीसरे नंबर पर है, वो है लीडिंग। कौन सी है, लीडिंग। लीडिंग जो सेल है उसका काम है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका स्त्रावण करना। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर है जो अन्य जो विकसित होते हैं, जो लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो लैंगिक लक्षण नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। और इसी के अंदर जो अंतराली सेल पाई जाती, इंटरस्टिशियल सेल भी पाई जाती है इसी के अंदर, लेडिंग सेल के अंदर। तो तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी है, लेडिंग सेल। कौन सी है, लेडिंग सेल। तीसरे नंबर पर कौन सी है, लेडिंग सेल। लेडिग भी बोल देते हैं, लेडिग कोशिका, लेडिग कोशिका, लेडिग कोशिका, लेडिग सेल। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। जो सप्रम कोशिका मैंने बताया, जो यह मुख्य रूप से क्या करेगी, शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करती है। शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करती है। शुक्राणु मीन्स क्या है, सप्रम। सप्रम के फॉर्मेशन के अंदर यह मदद करेगी, के निर्माण में मदद करती है। ठीक है, फिर स्टोरली कोशिका। स्टोरली कोशिका क्या करेगी, शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है, को पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर लेडिंग कोशिका, ये क्या करेगी, लेडिंग सेल, ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, एक्सक्रिएट करती है, सिक्रिएट करती है, स्रावित करती है जी। इसी हार्मोन से द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसी हार्मोन से द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, या सीधा आप लिख सकते हो द्वितीय लैंगिक लक्षण के अलावा प्रथम लैंगिक लक्षण तो हमारे क्या हो गया, जो अंग आना शरीर के अंदर, वही क्या है हमारे प्रथम लैंगिक लक्षण हो गए। द्वितीय लैंगिक लक्षण है जैसे मूछों का आना, द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, जैसे मूछों का आना, नर की बात चल रही है अभी, ये ध्यान रखना,
मूंछों का आना, बालों का उगना, आवाज का मोटापन, आवाज का मोटापन, और जैसे मानव में दूसरे लिंग के प्रति, मतलब विपरीत लिंग, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होना, लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होना, के प्रति आकर्षण पैदा होना, अट्रैक्शन होना, सीधा हम अट्रैक्शन बोल देते हैं, आकर्षण होना। ठीक है, तो ये क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोले जाते हैं। प्रथम लैंगिक लक्षण तो हमारे जो बोले ही जाते हैं, जिससे शुक्राणु आदि का जो निकलना, वो सारा क्या है, प्रथम लैंगिक लक्षण बोले जाते हैं। तो ये थे वृषण में 3 प्रकार की कोशिका जो हमने पढ़ी। ठीक है, अब हम इसके बाद में जानेंगे, ये तो था हमारा वृषण में जो कोशिकाएं हैं। फिर हम उसके बाद में सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे। जो सहायक ग्रंथियां कौन सी है, जैसे प्रोस्टेट है, ठीक है, फिर एक बल्बोयूरेथर है जिसको हम काउपर ग्लैंड बोलते हैं, एक शुक्राशय है, जो शुक्राशय को सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, शुक्राशय, शुक्राशय के सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक जोड़ी होती है, क्या होती है, एक जोड़ी। और इसमें हम देखते हैं मानव के अंदर जो शुक्राणु निकलते हैं तो उसमें 20 से 30% शुक्राणुओं का निर्माण है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही होता है। कितना, 20 से 30%, मतलब स्त्रावण में यही मदद करती है। और इस ग्रंथि में जो हम देखते हैं इसकी क्या रहता है, जो शुक्राणुओं में से जो गंध आती है, या हम कहें सप्रम में से जो गंध आती है, तो इसी के कारण से यह गंध आती है। और हम देखते हैं जो शुक्राणु होते हैं, जो सप्रम होता है, तो उसके अंदर ये रिलीज करेगी, फॉस्फेट रिलीज करेगी, सिट्रेट रिलीज करेगी और कैल्शियम रिलीज करती है। हम देखते हैं जो शुक्राणु होते हैं मुख्य रूप से कैल्शियम के बने होते हैं, फॉस्फेट के बने होते हैं, सिट्रेट के बने होते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो फॉस्फेट, सिट्रेट और Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आदि, तो यही ग्रंथि है, उसमें स्त्राव करने का कार्य यही ग्रंथि करती है। कौन सी, प्रोस्टेट। तो हम सहायक ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे सहायक ग्रंथियां। ग्रंथियां ऑक्सिलरी ग्लैंड किसकी सहायक ग्रंथियां हैं, जो वृषण में शुक्राणु आदि का निर्माण होता है तो उसके अंदर ये मदद कौन करती है, सहायक ग्रंथियां मदद करती है। वृषण के लिए, वृषण के मदद में ही कोशिका पढ़ी थी हमने, और वृषण के मदद में ही हम एक्जुलरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, सहायक ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। सहायक ग्रंथियों में पहले नंबर पर आता है प्रोस्टेट। 3 ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो मैंने बताया इसमें, पहले तो ये बताया मैंने, इसमें एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, एक जोड़ी ग्लैंड होती है, एक जोड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथि होती है, ठीक है, जो 20 से 30%, ये ध्यान रखना, 20 से 30% शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करती है। 20 से 30% शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करती है, शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करती है। मदद करती है। सप्रम में से, सप्रम मीन्स क्या, शुक्राणु,
शुक्राणुओं में से विशेष गंध, शुक्राणुओं में से विशेष गंध, विशेष गंध इसी के कारण आती है, गंध इसी के कारण आती है। इसमें फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट PO4 2 नेगेटिव, थोड़ा सही बना दूं मैं, यहां लिख देता हूं PO4 2 नेगेटिव फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट कैल्शियम आयन Ca2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, इसमें फॉस्फेट होता है और सिट्रेट, वह सिट्रेट होता है। ठीक है, जो 20 से 30% है वो किस वजह से बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे काउपर के बारे में, किसके बारे में, काउपर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथर। तो जो प्रोस्टेट के पीछे ही होती है एक जोड़ी पाई जाती है, यह भी क्या है, एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो एक जोड़ी पाई जाती है और इसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से जो शुक्राणु देखते हैं तो 5 से 10% शुक्राणुओं का निर्माण इसी में होता है। 5 से 10% शुक्राणुओं का निर्माण क्या है, इसी में। जो सबसे ज्यादा शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो तो शुक्राशय के अंदर होता है, 60 से 80% तक होता है। 5 से 10% इसी में। और जो इसमें जो शुक्राणु निकलते हैं, जो शुक्राणुओं को जो चिकना बनाता है तो यही बनाता है, इससे निकलने वाला जो 5 से 10% है वही इसको चिकना बनाने का काम करता है। साथ ही ये अक्षारीय होता है, क्या होता है, अक्षारीय होता है। जब ये मादा की योनि में जाता है तो उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है। यदि योनि में अम्लीयता रहती है तो मादा में जो अंडाणु है वह शुक्राणु से मुलाकात नहीं कर सकता। इसी वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीयता नष्ट होगी। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार मादा में योनि के अंदर वेजिना के अंदर, योनि वेजिना होता है, वेजिना के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है। और अम्लीयता एसिडिटी बढ़ने के कारण ओवम है, अंडाणु है, वो जीवित नहीं रह पाता और इसी वजह से वो माता नहीं बन पाती। तो इसके अंदर सबसे खास ये बात है कि जो काउपर है, काउपर ग्रंथि की खासियत ये है कि इससे निकलने वाले शुक्राणु है वो अम्लीयता को नष्ट कर देंगे। और कितने होते हैं, 5 से 10% ही होते हैं। और कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी। बस आपको इसके बारे में इतना ही याद करना है। तो दूसरे नंबर पर हम देखते हैं काउपर। काउपर बल्बो यूरेथर, बल्बो यूरेथर, इसमें 5 से 10%, इसमें 5 से 10% शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, निर्माण होता है 5 से 10% शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह है योनि में, योनि वेजिना, वेजिना या योनि की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। अम्लीयता मीन्स क्या है, एसिडिटी। अम्लीयता को नष्ट कर देता है। यह एक जोड़ी ग्रंथि होती है, यह एक जोड़ी ग्रंथि होती है, यह एक जोड़ी ग्रंथि होती है।
कितनी होती है, एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो और एक पॉइंट और बच गया इसमें, इसका स्त्राव क्या होता है, चिकना होता है, इसका स्त्राव चिकना होता है, स्त्राव मतलब एक्सक्रिएशन चिकना होता है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे, तीसरी सहायक ग्रंथि है, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रोस्टेट हो गया, काउपर हो गया, तीसरे नंबर पर शुक्राशय, तीसरे नंबर पर क्या है, शुक्राशय। जो शुक्राशय है जिसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, 60 से 80% स्त्राव जो स्त्रावण होता है इसी से होता है। और इसमें हम देखते हैं शुक्राणुओं में जो इसकी खासियत शुक्राशय की है, शुक्राणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इसी शुक्राशय की होती है। ठीक है, जो शुक्राशय है 60 से 80% स्त्रावण कहां से होता है, शुक्राशय से, और शुक्राणुओं के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, शुक्राशय की है। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही जानना है। तो शुक्राशय को क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, यह है 60 से 80% के स्त्राव में शुक्राणु का स्त्राव करती है यह 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 शुक्राणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यह था हमारा शुक्राशय। फिर उसके बाद हम जानेंगे वीर्य के बारे में, सप्रम के बारे में। वीर्य के बारे में, सप्रम के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं जो वीर्य होता है, जो एक बार जब स्खलन हो वीर्य का तो लगभग 1.5 से 2.5 ml स्त्रावित होता है। कितना होता है, 1.5 से 2.5 ml स्त्रावित होगा, 1.5 से 2.5 ml स्त्रावित होता है। और हम देखते हैं जो इसका जो पीएच मान है, ये अक्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 7.1 से 7.4 तक होता है। इसका मतलब क्या है, बेस है, 7 से ज्यादा है तो क्या है, बेस है। तो ये अक्षारीय, हल्का अक्षारीय प्रकृति का होता है। और संख्या की बात करें तो संख्या एक बार में 100 से 200 मिलियन स्त्रावित होती है। मतलब कितनी संख्या है, 100 से 200 मिलियन। मादा में एक बार में एक ही अंडाणु निकलता है, लेकिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या है ये मिलियनों में होती है, 100 से 200 मिलियन स्त्रावित होता है। और ये क्या है, हल्का अक्षारीय होता है। हम देखते हैं जो जिसके अंदर जो मुख्य पोषक तत्वों की बात करें जिससे ये ऊर्जा लेता है, मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, फ्रुक्टोज है। कौन सा है, फ्रुक्टोज है। और इसका जो संगठन है, इट्स कंपोजिशन इज सिट्रेट, फॉस्फेट, वाटर, कैल्शियम, आयन एंड फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज है वो एनर्जी का सोर्स है। ये एनर्जी का सोर्स कौन है, फ्रुक्टोज है। तो इसमें अन्य कंपोजिशन मैंने बताया, अन्य कंपोजिशन संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या होती है इसके अंदर, मैंने आपको बताया है कंपोजिशन के रूप में। यह किसका बना होता है, Ca2 पॉजिटिव का, Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, Ca2 पॉजिटिव होता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने बताया फॉस्फेट, आपका फॉस्फेट बताया आपने, फॉस्फेट PO4 नेगेटिव, PO4 2 नेगेटिव। और क्या बताया है, एक क्या होता है इसमें, एक होता है फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज है, मेन है फ्रुक्टोज है, और जो ऊर्जा देता है। और एक होता है वाटर, पानी, जल होता है। और क्या होता है, और एक और है
वो है सिट्रेट। कौन है? सिट्रेट है, ठीक है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ऊर्जा है यहीं से, फ्रुक्टोज से ही ऊर्जा ग्रहण करता है। तो हम कह सकते हैं जो वीर्य है, वीर्य ये हल्का अक्षारीय प्रकृति का होता है, ये हल्का अक्षारीय प्रकृति का होता है, हल्का अक्षारीय। तो हमारा क्या है? अक्षारीय मीन्स क्या? बेस है, हल्का अक्षारीय प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है, प्रकृति का, ठीक है। कितना होता है ये? 7.1 से 7.4 पीएच मान होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या है? 7.1 से 7.4 पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, होता है। यह है एक बार में, यह एक बार में, यह एक बार में 1.5 से 2.5 ml सखलित होता है, सखलित होता है, सखलित में एक्सक्रिएट होता है, सखलित होता है। और इसकी संख्या, और इसकी संख्या 100 से 200 मिलियन है, इसकी संख्या 100 से 200 मिलियन है। मिलियन है। इसको ऊर्जा, इसको ऊर्जा, इसको ऊर्जा फ्रुक्टोज से प्राप्त होती है, फ्रुक्टोज से प्राप्त होती है। फ्रुक्टोज से प्राप्त होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? फ्रुक्टोज से। और इसका संगठन है क्या क्या है, किससे किससे बना होता है, ये मैंने आपको सारा लिख दिया। Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन, ठीक है, और फॉस्फेट, फ्रुक्टोज, पानी और सिट्रेट से मिलकर बना है, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों हमारा, किसके बारे में जाना हमने? वीर्य के बारे में जाना, शुक्राशय के बारे में हमने जान ही लिया था। तो ये था हमारा शुक्राशय, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सप्रम। देखो सप्रम एक सेल है, सप्रम एक सेल है। और हम देखते हैं जो सेल में हम देखें तो मानव की सबसे छोटी सेलों में इसको गिना जाता है। जैसे आरबीसी सबसे छोटी सेल बोली जाती है, इसी तरह से सबसे छोटी सेल है ये है, ठीक है। मानव में जो सबसे लंबी कोशिका बोली जाती है, जो सबसे लंबी कोशिका बोली जाती है वो नरो सेल बोली जाती है, तंत्रिका कोशिका बोली जाती है। और सबसे छोटी कोशिका ये बोली जाती है, ये है सप्रम। स्ट्रक्चर ऑफ सप्रम है ये, स्ट्रक्चर ऑफ सप्रम। स्ट्रक्चर ऑफ सप्रम में हम देखें इसका जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर का भाग वो कहलाता है एक्रोसोम। क्या कहलाता है? ऊपर का भाग, टॉप भाग है, जो टॉप है, टोपी है, इसी क्या कहलाती है? एक्रोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्रोसोम कहलाती है। ये पूरा भाग है एक्रोसोम कहलाता है। ऊपर इसके प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ऊपर क्या है? प्लाज्मा। जो सेल होगी तो सेल होगी तो उसके ऊपर प्लाज्मा झिल्ली तो ऑटोमेटिक होगी, तो इसके ऊपर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है। जो ये न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, तो न्यूक्लियस है, इसमें नाभिक होता है, और नाभिक है ये क्या है? क्रोमोसोमल मटेरियल रखता है। क्रोमोसोमल मटेरियल तो रखेगा, नॉर्मल सी बात है। ये गुणसूत्र तो रखेगा, गुणसूत्र होगा तभी तो गुणसूत्र आगे जाएंगे। तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस क्या रखेगा? क्रोमोसोम रखेगा। क्रोमोसोम रखेगा तो क्या होगा? 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे तो आगे कितने जाएंगे? 23। और मादा से कितने आएंगे? 23। लेकिन 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 प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है? जो नाभिक है, जो पुरुष के अंदर केवल नाभिक ही जायगोट में हिस्सा लेता है। मतलब निषेचन में केवल नाभिक ही हिस्सा लेता है। पुरुष का केवल कोशिका का नाभिक, सप्रम की कोशिका का केवल नाभिक हिस्सा लेता है, लेकिन मादा में अंडाणु संपूर्ण हिस्सा लेगा। इसलिए मादा के लक्षण बच्चे में ज्यादा जाते हैं
उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया भी जाएगा, लेकिन पुरुष का माइटोकॉन्ड्रिया जनन में हिस्सा नहीं लेता। प्यारे बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये जनन में हिस्सा नहीं लेगा, केवल कौन जाएगा, न्यूक्लियस जाएगा। इसी वजह से बच्चे पर मां का ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि मां के गुणसूत्र ज्यादा जाते हैं। ठीक है, ये नेक बोली जाती है, ये मिडल पीस बोला जाता है, ये पूंछ बोली जाती है, अंतिम सिरा पूंछ। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, गुणसूत्र गुणसूत्र के पदार्थ वाला नाभिक। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, नाभिक में ही क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या बोला जाता है, हेड बोल दिया जाता है, टॉप बोल जाता है। और पूछा जाता है कि यदि पेपर में थोड़ा सा यदि थोड़ा सा हाई लेवल का पूछना चाहे तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि जो स्पर्म का ऊपर का हिस्सा है, हेड है, उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्रोसोम। फिर एक और है, स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और देख लो। तो ये एक हिस्सा और है, छोड़ो इसमें हम देखते हैं एक और है टॉप, इसमें छोड़ो, हम इसी में आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है, जो जनन तंत्र में हम देखते हैं, नर में हमने देखा सबसे नंबर 1 पर प्राथमिक जननांग होते हैं, फिर द्वितीय जननांग होते हैं, फिर उसके बाद में हमने जाना कि वृषण में 3 प्रकार की कोशिका होती है, फिर उसके बाद में हमने जाना कि वृषण में कुछ सहायक ग्रंथियां होती है। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी जानी हमने, प्रोस्टेट जानी, काउपर जानी और शुक्राशय जाना। फिर उसके बाद में हमने वीर्य के बारे में जाना। वीर्य के बाद में हम जानेंगे मादा जनन तंत्र। क्या जानेंगे, मादा जनन तंत्र। प्यारे बच्चों, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र जानेंगे। मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। जैसे हमने नर में जाना था सहायक ग्रंथियां और जो मेन पार्ट है जो मादा का, वो भी इसी रूप से हम इसमें जानेंगे। जो हम देखते हैं, जो मादा के अंदर जो प्राथमिक और द्वितीयक की हम बात करें, प्राथमिक और द्वितीयक की, प्राथमिक जननांग की बात करें तो जैसे पुरुष के अंदर वृषण होता है, इसी तरह से प्राथमिक जननांग में प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन के अंदर कौन होता है, कौन होगा, ओवरी होगी। कौन होगी, ओवरी होगी। ओवरी ही, उसी से क्या निकलते हैं, अंडाणु। जिस तरह से पुरुष में वृषण से ही शुक्राणु निकलते हैं, इसी तरह से प्राथमिक जननांग कौन होगा, ओवरी होगी। कौन होगी, ओवरी, अंडाशय। अंडाशय है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी में मोस्टली क्या होता है, 11 से 14 वर्ष की आयु के मध्य, 11 से 14 वर्ष की आयु के मध्य मादा में आत्रोचक्कर क्या है मास्टर जी, आत्रोचक्कर होता है मेंसुरेशन साइकिल। जो 28 दिन का चक्कर होता है वही क्या होता है, मेंसुरेशन साइकिल। मादा में 11 से 14 वर्ष की आयु के मध्य मादा में आत्रोचक्कर शुरू हो जाता है, मेंसुरेशन साइकिल शुरू हो जाता है। इसी
इसी को प्राथमिक जननांग, इसी को, या इसको शुरू हो जाता है लिख देते हैं, और इसी से अंडाणु निकलते हैं, इसी प्रक्रिया से अंडाणु निकलते हैं, इसी प्रक्रिया से अंडाणु निकलते हैं। अंडाणु मीन्स ओवम, ओवम निकलते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे, ये तो थे हमारे प्राथमिक जननांग, फिर हम द्वितीय जननांग की बात करेंगे। द्वितीय जननांग, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। द्वितीय जननांग, द्वितीय जननांग में हम देखेंगे जो इसमें मदद करते हैं, तो जो मदद करेंगे वो कौन करेंगे? एक तो आपको सभी को ध्यान होगा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंडवाहिका, अंडवाहिका। फेलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडवाहिका, अंडवाहिका। फिर उसके बाद में वेजिना, वेजिना, वेजिना को क्या बोलते हैं? योनि, वेजिना, वेजिना को क्या बोलते हैं? योनि। तो और क्या है? और है जैसे गर्भाशय, यूट्रस, जिसको क्या बोलते हैं? यूट्रस। एक होता है अपरा, एक होता है अपरा, एक कौन सा होता है? एक बार्थोलिन होते हैं, एक है बार्थोलिन होती है। ठीक है, गर्भाशय, गर्भाशय को क्या बोलते हैं? यूट्रस, गर्भाशय, यूट्रस, जिसमें भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। अपरा, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। ठीक है, ये मुख्य रूप से द्वितीय जननांग के अंदर पाए जाते हैं। एक मैंने बताया था बार्थोलिन भी होती है, ठीक है, बार्थोलिन, वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, फिर हम इसके बारे में एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर और ये और देख लेते हैं। देखो, ये फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिका है, अंडवाहिका। इसी में अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया होती है। अंडाणु व शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया कहां होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिका में होती है। और यूट्रस है गर्भाशय, भ्रूण का विकास यही होता है, बच्चे का विकास है वो कहां होता है? यूट्रस में, गर्भाशय में होता है। ये फंडस है, छोड़ो इसको। यूटेरिन ट्यूब है, इसको भी छोड़ो बेशक। फिल्म्ब्रिन्स छोड़ो। ओवरी, अंडाशय, अंडाशय की संख्या है ये 2 होती है। अंडाशय, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 अंडाशय। ये वेजिना है, योनि है, ये योनि, वेजिना, वेजिना। कैर्विक्स है, ये कैर्विक्स पार्ट होता है, म्यूटम, एंडोमेट्रियम। तो मेन पार्ट हमको ये देखने हैं। वैसे तो और भी पार्ट है, जैसे हम देखें अन्य स्ट्रक्चर के अंदर और भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको इतने ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। इसमें बस वही स्ट्रक्चर ही है, आपको ये तो दिखेंगे नहीं। इसमें थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके अक्षर है वो मिटे हुए हैं, अक्षर है वो दिखे। जैसे कॉर्पस है दिया हुआ है, ओवम दिया हुआ है कि ओवम इसके अंदर अंडाणु बनते हैं, फॉलिकल दिया हुआ है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस है, फंडस है, तो ओवरी, पिगामेंट है, ओवरी है जो। लेकिन आपके जब फोटो आएगा ना आपके उसमें, तो उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से ये दिख जाएगा। जो फोटो आएगा आपके पास में प्यारे बच्चों, उसमें अच्छी तरह से दिख जाएगा ये। ठीक है, तो
आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब देखेंगे हम छोटी छोटी बातें जो मादा के बारे में। हमने जान लिया कि मादा में प्राथमिक जननांग है और द्वितीय जननांग है, और हम एक प्रक्रिया जानेंगे अंडोत्सर्जक की, और एक जानेंगे मेनार्ची की, एक जानेंगे हम मेनोपेज की। तीनों प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। एक तो होता है